नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज ही के दिन हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने वाले हैं, देखने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। तो बात करने वाले हैं हम लोग एक स्टार्टअप की। एक मेहनत, एक लगन और एक अलग नज़रिया जिसका होता है वो एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों बात करें अगर इंडिया की, तो अगर 1000 लोग स्टार्टअप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 900 ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, जो स्टार्टअप अपना स्टार्ट ही नहीं कर पाते, देख ही नहीं पाते। 100 ऐसे होते हैं जो बहुत ही टफ़ कंपटीशन में रहते हैं और बहुत ही मुश्किल का सामना करके वो फिर हार मान जाते हैं। बचते हैं कुछ 5-10 अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और बहुत स्ट्रगल करके भी कुछ 4-5 ऐसे होते हैं जो अपना स्टार्टअप सक्सेसफुल कर लेते हैं। दोस्तों एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के बारे में आज हम लोग जो जानने वाले हैं, उसके लिए ही मैंने आज अपने चैनल पर खुद स्टार्टअप कंपनी के सीईओ को इनवाइट किया था और उन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सारी चीज़ें हम लोग उनसे जानने वाले हैं। एक स्टार्टअप उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कितना स्ट्रगलिंग था और आज किस लेवल पर वो स्टार्टअप है। तो गाइज लेट अस वेलकम मिस्टर हर्षल पाटिल सर, जो कि सीईओ है B2B वेंचर नाम की स्टार्टअप कंपनी के। काफ़ी मेहनत से उनका एक अलग नज़रिया था और उन्होंने पुटअप किया और 3 साल बाद वो आज अपनी कंपनी को लीड कर रहे हैं। आज हम लोग उन्हीं से सब कुछ जानने वाले हैं। वी वेलकम यू मिस्टर हर्षल पाटिल सर। नमस्कार। थैंक यू हृदय फॉर इनवाइटिंग मी टू योर यूट्यूब चैनल। आप इस वीडियो को रूरल रीजन में शूट कर रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को हिंदी में करना चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा अच्छा हिंदी बोलने का, और मैं आशा करता हूं कि आपका यूट्यूब चैनल आगे जाके भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल बने। और मैं सराहना करता हूं कि आप इस प्रयास में हैं अच्छे वीडियोस और इंटरव्यूज़ को शूट करने के। मेरा नाम हर्षल पाटिल है और मैं पुणे से हूँ। B2B वेंचर नामक एक कंपनी का मैं फाउंडर हूँ जो मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। पिछले 3 सालों से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारे प्रयासों की वजह से, हमारी टीम की प्रयासों की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी प्राप्त हुई है। जैसे कि वर्ल्ड मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस में एशिया और यूरोप की नामवंत कंपनियों में हमें मार्केटिंग स्पेस में रिकग्निशन मिला, जो कि दुबई में हुआ था। उसके बाद CEO इनसाइट्स में हमें भारत की सर्वश्रेष्ठ 5 लीडर्स में नामांकन मिला। सिलिकॉन इंडिया ने हमें भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में रिकग्निशन दिया। उसके बाद ET अवार्ड्स में, यंग अचीवर्स अवार्ड्स में हमें नॉमिनेशन मिला, जिसमें श्री रविशंकर प्रसाद जी भी उपस्थित थे, जो कि भारत के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री को देखते हैं। उसके बाद रिसेंटली हम गवर्नमेंट का जो नेशनल करियर सर्विस का अभियान है उसके साथ में एग्रेसिवली जुड़ गए हैं अगेन, जो कि श्री रविशंकर प्रसाद जी उसे लीड कर रहे हैं ताकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। सो फार हम लोगों ने 350 के ऊपर क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जो कि IT सर्विसेज कंपनीज़ है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज़ है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है। ये मेरा और मेरी कंपनी का बैकग्राउंड है। तो सर सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका ओवरऑल जर्नी कैसा था। कोई स्टार्टअप, पहला स्टार्टअप सक्सेसफुल तो होता ही नहीं है, काफ़ी सारे ट्रायल्स होते हैं, अटेम्प्ट्स होते हैं, उसके बाद जाकर एक सक्सेसफुल स्टार्टअप होता है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इसके पहले कितने अटेम्प्ट्स किए, कितने अलग अलग आइडियाज़ आपके पास आए थे और कितने फेलियर्स भी आपने इसके साथ देखे। तो हृदय, आपका ये जो क्वेश्चन है कि मेरी जर्नी कैसे रही और फेलियर्स का लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, तो बेसिकली मेरी जर्नी एक छोटे से शहर से शुरू हुई है जिसका नाम है तलोदा। वहाँ पे मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मेरा एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज मराठी में स्टार्ट किया। उसके बाद में मैं नंदुरबार नामक एक शहर में अगेन मराठी मीडियम में ही मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद में इंजीनियरिंग मैंने नासिक से की और फिर 7 साल कॉरपोरेट क्षेत्र में जॉब करने के बाद मैंने ये स्टार्टअप शुरू किया। इन टर्म्स ऑफ फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, जैसे कि मुझे बचपन में डिसलेक्सिया जैसा हम बोल सकते हैं, बहुत कम स्कोर्स मेरे आते थे, पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ़ हल्का सा रहता था।
और वो इंजीनियरिंग तक था, बिकॉज इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मुझे ड्रॉप लगा था, मैं सारे सब्जेक्ट्स नहीं निकाल पाया। उस समय मुझे बहुत सारे एजुकेशनल काउंसलर्स ने सपोर्ट किया, बट फिर भी मेरे स्कोर्स कुछ इतने अच्छे नहीं थे। 10th और 12th में भी वही मेरे जो स्कोर्स थे वो 60-65 उस रेंज में हमेशा रहे हैं। तो एज एन एवरेज स्टूडेंट मैंने मेरे करियर की शुरुआत की है, पर मैं खुश हूँ क्योंकि फेलियर्स जो है वो उस टाइम में मैंने जो फेलियर्स देखे वो सभी फेलियर्स अच्छे थे। उसकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। उस समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ छोड़ देते हैं, आपको बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको ताने मारते हैं, तो अच्छा रहता है उन तानों को यदि आप आपके अंदर में दबाए रखोगे तो एक दिन वो कुछ अलग चीज़ों से बाहर निकलता है। कुछ लोगों के लिए वो डिप्रेशन बन जाता है, कुछ लोगों के लिए वो एग्रेसिवली प्रोग्रेस करने के लिए एक साधन बन जाता है। तो आप उन तानों को किस तरीके से लेते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका करियर कैसे हो। तो फेलियर्स बहुत सारे देखे हैं और मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन फेलियर्स के साथ में ही रहा है, हृदय। दोस्तों कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई और अपने को थोड़ी ना चला सकता है। दोस्तों 5-10% कम ज़्यादा आने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। सर बहुत बार ये देखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टअप आइडिया पूरा रेडी होता है, पूरा ऑन पेपर होता है, सब कुछ रेडी होता है, बट वो एक चीज़ पे अटक जाते हैं जो कि है पैसा। क्या सचमुच पैसा बहुत ज़रूरी होता है एक स्टार्टअप के लिए, कि ऐसा भी होता है कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए रहता है एक स्टार्टअप के लिए? तो सर बीइंग अ फाउंडर, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन अ स्टार्टअप फंडिंग्स? कितना पैसा लगता है एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए? और इनिशियली जब आपने आपकी कंपनी का स्टार्टअप किया था तो आपने कितने पैसे से स्टार्ट किया था? हृदय, तो जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी अच्छा सवाल है कि क्या स्टार्टअप करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मेरे हिसाब से नहीं। स्टार्टअप करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती। स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरी होती है स्ट्रैटेजी। स्टार्टअप शुरू करने के लिए ज़रूरी होता है डिफरेंशिएटर, कि कैसे आप बाकी कंपनियों से अलग हो और क्या अलग आप देना चाहते हो जो कोई और नहीं दे सकता। स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरी होता है क्लियर विजन। यदि ये सब चीज़ें साथ में है तो मुझे नहीं लगता कि पैसों की ज़रूरत है। और जैसे आपने मुझे ये सवाल पूछा है कि हमारी स्टार्टअप की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, तो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जिस दिन हमने डिसाइड किया कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं, उस दिन मेरा टोटल कैपिटल था सिर्फ 1.5 लाख रुपया। उसमें भी मैंने बहुत सारा पैसा लगा दिया 2 लैपटॉप्स लेने में, और दोनों लैपटॉप्स मैंने मेरी वाइफ और सिस्टर के लिए लिया। शुरुआत में हमने कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया, हमने घर से शुरुआत की। उसके बाद में हम लोग ऑफिस में मूव हुए, ऑफिस से फिर बड़े ऑफिस में मूव हुए। तो मुझे नहीं लगता कि फंडिंग की ज़रूरत होती है। सिर्फ स्ट्रैटेजी अच्छी हो, अच्छा डिफरेंशिएटर आप क्रिएट कर रहे हो तो स्टार्टअप करना अच्छी बात है। परंतु स्टार्टअप का डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योर एक्चुअली। सो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो हर परिस्थिति में फ़ाइट करके आगे निकल जाता है। सो एंटरप्रेन्योर को सिर्फ बिजनेस से लिमिट ना कीजिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी ये सोच सकते हैं कि कैसे वे उस कंपनी का सीईओ बन सकते हैं, फाउंडर बन सकते हैं, या फाउंडर तो नहीं बन सकते, सीईओ बन सकते हैं, या फिर सीएमओ बन सकते हैं। तो यदि वो विजन है तो भी वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक अच्छा सिंबल है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों सुना हम लोग ने, पैसा इतना मायने नहीं रखता है, बट आप औरों से खुद को कैसे अलग रखते हो, अपना एक नज़रिया कैसे अलग पेश करते हो, उस पर आपका सब कुछ डिपेंड करता है। सर आपकी कंपनी का हम लोग मिशन और विजन जानना चाहेंगे कि आपने क्या सोचकर ये कंपनी स्टार्ट की और आज इतने बड़े लेवल पर आपका कंपनी पहुंचा है। तो ग्लोबली आपका कंपनी किस तरह स्टैंड करता है। साथ ही सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जिस पर आपकी कंपनी काम करती है, पूरा फोकस करती है। ऐसी कौन सी और भी स्ट्रेटजीज़ है जिस पर आपकी कंपनी वर्क करती है? तो सबसे पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस ये हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने सभी दिग्गज मार्केटिंग कंपनियों को प्रेरित किया कि आगे जाके मार्केटिंग में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हो सकती है, कौन सी स्पैन आउट हो सकती है।
तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था। वहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट से लीड किया है एज अ कंपनी। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन दैट वी हैव सीन सो फार। उसके बाद में हमारे जो क्लाइंटेल है उसमें हमारा फोकस है एसएमबी सेगमेंट के ऊपर। तो यूरोप में जैसे जेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स में लैटिन अमेरिका है, ब्राज़ील है, या फिर द कैलिफोर्निया जैसी स्टेट्स है प्रोग्रेसिव, सिंगापुर है। इन सारी जगहों पे हम बहुत बड़ी कंपनियों के साथ में नहीं काम करना चाहते। हमारा फोकस क्लियर है कि हम एसएमबी सेगमेंट के साथ ही काम करेंगे, जिसमें कंपनी का साइज़ रहेगा एक 50 लोगों से लेकर 200 लोगों तक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोगों तक। हमारा ऑब्जेक्टिव है स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस को ग्रो करना, और वो हम ग्लोबल कंपनियों के लिए इसीलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि रेवॉप्स ये जो हमने मैकेनिज़्म निकाला है वो शायद से ही किसी कंपनी ने इन्वेंट किया होगा। रेवॉप्स यानी इसमें बीटीबी वेंचर सामने वाली कंपनी के सीईओ के साथ में भी कोलैबोरेट करती है, उनके मार्केटिंग टीम के साथ भी कोलैबोरेट करती है, उनके सेल्स टीम के साथ भी कोलैबोरेट करती है, और हम उनकी टेक्नोलॉजी टीम को भी गाइडेंस देते हैं कि उनको क्या बदलाव लाने चाहिए। ये चारी चीज़ों का मिश्रण करके ही हमारी कंपनी एक रेवॉप्स के लेवल तक पहुंची है। तो सेल्स करने के लिए सिर्फ अच्छी मार्केटिंग पिच होना या फिर अच्छा चैनल होना, अच्छी टीम होना, ये ज़रूरी नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होना और आपके उन सामने वाली कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और वही चीज़ है जो बहुत सारी कंपनियां उसमें नहीं कर पा रही है। उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रोसेसेस के साथ में उसे इम्प्लीमेंट किया है, और यही हमारा ग्लोबल लैंडस्केप है। तो हम चाहते हैं कि आगे जाकर अगले 5 सालों में हम कम से कम 5,500 से 6,000 कस्टमर्स को सर्व करें, उनके साथ में अपनी पार्टनरशिप बनाएं, और यही हमारा ग्लोबल लैंडस्केप के बारे में विजन है। सर, बीइंग ए सीईओ कंपनी के, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप और आपकी टीम, जो सारी टीम कंपनी की है, आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो? कौन सी वर्किंग टीम मेनली काम करती है? और एज ए सीईओ आपका डेली रूटीन कैसा होता है आपकी कंपनी में? यानी कि एक सीईओ को क्या करना पड़ता है एक कंपनी को रन करने के लिए, तो बहुत सारी बातें होती है। जैसे कि एक कंपनी के अंदर 6 से 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण होता है फिनांस, कस्टमर सक्सेस यानी जो टीम क्लाइंट्स के साथ में काम करती है वो, उसके बाद में लीगल एंड ऑपरेशंस, जो लीगल कंप्लायंस के बारे में देखते हैं। उसके बाद में मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम एक अलग होती है, और ये सब छोड़ दे तो ये टीम्स छोड़ के रेवॉप्स टीम भी अलग हो सकती है बहुत सारी कंपनियों में। तो एक सीईओ का काम होता है इन सारे फंक्शंस पे ध्यान रखना, और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कंपनी के आप खुद एक ब्रांड एम्बेसडर होते हो, तो कैसे आप नए क्लाइंट्स को लाते हो उसके ऊपर भी बहुत सारा निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है प्रोसेसेस को सेट करना अच्छे से, ताकि प्रोसेस सेट होने के बाद में वो काफ़ी स्मूथली फंक्शन करे। कंपनी का कोई भी, यदि एक भी डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमज़ोर है तो उसे अच्छा करना, उसे स्ट्रेंथन करना, ये भी एक जिम्मेदारी होती है कंपनी के सीईओ की। और एक विज़न रखना, वो विज़न हो सकता है रेवेन्यू अचीव करने के लिए, वो विज़न हो सकता है अपना एक कंपनी का ब्रांड प्रेजेंस बनाने के लिए, वो विज़न हो सकता है अपने एम्प्लॉयज़ का केयर करने के लिए। जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम में बहुत सारी कंपनीज़ ने प्रेशर झेला, परंतु हमारी कंपनी ने किसी की भी सैलरी कट नहीं की। हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ में भी बहुत कोऑपरेट किया। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप एज अ सीईओ आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, फिनांस से लेकर सेल्स तक। वो सभी चीज़ें यदि आप इफ़ेक्टिवली कर सकते हो देन यू कैन बिकम ए बेटर सीईओ। सर, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और हमारे आसपास ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जो स्टार्टअप करते हैं और उनका स्टार्टअप फेल होता है। बहुत ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप फेल होने के बाद फिर से शुरू हो जाते हैं और उनकी मेहनत जारी रहती है। कुछ ऐसे होते हैं जो
लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके भी सक्सेस नहीं मिलती है तो वो निराश होकर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसी कौन सी गलतियाँ ये लोग करते हैं जिसकी वजह से इनका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता है? हृदय, ये क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छा पूछा है कि एक स्टार्टअप्स फेल क्यों होती है। स्टार्टअप फेल इसीलिए होती है क्योंकि आपके इंडस्ट्री में कनेक्शंस नहीं होते। स्टार्टअप फेल इसीलिए होती है क्योंकि आपकी आइडिया कमज़ोर हो सकती है। स्टार्टअप फेल इसीलिए हो सकती है क्योंकि आपने सिर्फ किसी और को देख के प्रभावित होकर निर्णय लिया हो। स्टार्टअप इसीलिए फेल हो सकती है कि उसमें रिस्क असेसमेंट ना करते हुए आपने सारे पैसे लगा दिए। फेलियर का एक और रीज़न हो सकता है कि आपकी टीम कॉम्पिटेंट ना हो। एक अच्छी टीम बनाना उतना ही ज़रूरी होता है किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण रीज़न स्टार्टअप फेलियर का जो यंगस्टर्स में देखा गया है वो है कि कॉपीकैट, उनका जो कॉपीकैट स्ट्रेटजी होती है। जैसे कि एक फ्लिपकार्ट एज्यूम, वो बहुत बड़ा पेमेंट ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्टअप बन गया, तो उसी स्टार्टअप को कॉपी करने में सभी लोग लग जाएंगे। तो ये जो है ये चीज़ें काम नहीं करती है। इसीलिए यूनिक डिफरेंशिएटर, अगेन मैं उसी बात पे जाऊंगा कि यूनिक डिफरेंशिएटर यदि आपके पास है, यदि आपको अंदर से लगता है कि ये जो आइडिया है ये बहुत सारी कंपनीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपको पूरा उसका थरो अंडरस्टैंडिंग है और आप उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ही स्टार्टअप एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो फिर आप बहुत बड़े ट्रॉमा में फंस सकते हैं। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है, और सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर डूइंग एनी स्टार्टअप। तो और ऐसा भी एक मिथ है कि रूरल रीजन में स्टार्टअप नहीं हो सकता। मेरा पर्सनली ख्याल है कि रूरल रीजन में ही सबसे ज़्यादा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जैसे कि 2022 तक रूरल इकोनॉमी इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी गुड बूस्ट। सो यदि आपका आइडिया कंपेलिंग है और वो मासेस को, यानी बहुत बड़े ऑडियंस को अच्छी तरीके से उसमें बदलाव ला रहा है, तो स्टार्टअप करना इज़ एक्सट्रीमली गुड थिंग। इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट आइडिया दैट विल चेंज द लाइफ ऑफ नॉट ओनली योर सेल्फ बट सम द पीपल अराउंड यू। और स्टूडेंट्स को मेरा एक सजेशन है कि बिना जॉब किए, बिना कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस लिए यदि आप डायरेक्टली स्टार्टअप के वर्ल्ड में जाओगे तो 99% फेलियर्स आपको मिलेंगे। इसके लिए बहुत सारा सीखना, हमेशा जो कंटिन्यूसली सीखने की जो प्रक्रिया है, यदि वो नहीं हुई है तो स्टार्टअप करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 8-10 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद में जब आपकी मैच्योरिटी लेवल एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुँचेगी, तब आप स्टार्टअप कर सकते हो। स्टार्टअप के लिए सिर्फ नॉलेज होना ये ज़रूरी नहीं है। स्टार्टअप के लिए आपका वेलबींग कैसा है, आप अपने आप को कैसे रख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा एक समय आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। बहुत सारे टाइम ऐसा टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि ये बस मुझे अब ये छोड़ देना है, मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे टाइम आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके क्लाइंट्स ने आपके पेमेंट्स नहीं दिए हो। ये सारी चीज़ों में यदि आप अपने आप के हृदय को कॉन्क्रीट रख सकते हैं, आप इन सभी चीज़ों को बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना किसी और पे गुस्सा निकाले हुए यदि काम कर सकते हो, तो स्टार्टअप आपके लिए बना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका डोमेन नॉलेज। यदि आपके डोमेन के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें ना मालूम हो, आपको आपके कॉम्पिटिशन्स के बारे में कुछ पता ना हो, तो स्टार्टअप मत कीजिए। ये सब मेरे इनपुट्स है कि स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आपका अगला क्वेश्चन हृदय। तो दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में लेकर चलना चाहिए, और तो ही हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं या 10 बार फेल होते हैं, दोस्तों हमें रुकना नहीं है। अगर एक ऐसा आइडिया अपने पास है तो उसके पीछे लग जाना है। और एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है, एक फ्रेशर स्टार्टअप करे उससे अच्छा एक एक्सपीरियंस स्टार्टअप करे, वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कहीं भी आप जॉब से या कोई कंपनी में काम करके या इंटर्नशिप से आप ले सकते हो,
उतना आपके स्टार्टअप में वो काम आएगा। साथ ही दोस्तों एक अलग एटीट्यूड और एक कैरेक्टर बनाना है, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता, साथ में आपको एक खुद को भी बिल्डअप करना है, एक पर्सनालिटी बनाना है और खुद का एक एटीट्यूड और एक बिहेवियर गेन करना है, तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो जैसा कि हमने तो ये जान लिया कि पैसा से ही स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होते, उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी चाहिए। सर मैं ये पूछूंगा कि रूरल एरिया में बहुत से लोग स्टार्टअप करने का सोचते हैं, तो उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए सक्सेसफुल स्टार्टअप करने के लिए? ऐसे कौन से की पॉइंट्स है जो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप होने के लिए हमें ध्यान में रख कर चलना चाहिए? किसी भी युवा को यदि स्टार्टअप शुरू करना है तो किन चीज़ों के बारे में उसने सोचना चाहिए, यदि रूरल रीजन में उसे शुरू करना है तो सबसे पहली बात होती है डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर का मतलब आप कैसे बाकी कंपनियों से अलग है और आप क्या वैल्यू आपकी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करेंगे और उस वैल्यू के ज़रिए कैसे आप सामने वाले के पैसे बचा सकते हैं। इन 3 चीज़ों पे यदि आपकी कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है। तो सबसे बेसिक थीम है, यदि आप वही घिसा पिटा आइडिया लेके चलोगे जैसे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस, मोबाइल एप्लीकेशन और ये सब चीज़ें, तो यदि उसमें डिफरेंशिएटर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है। स्टार्टअप सक्सेसफुल करने के लिए डिफरेंशिएटर लाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनीज की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात रिस्क टेकिंग एबिलिटी। वो जो रिस्क होती है उस रिस्क का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बिना असेसमेंट के रिस्क लेते हो तो फिर उसमें फेल्योर ज़रूर आएगा। तो रिस्क लेते समय भी उस रिस्क को अच्छी तरीके से एनालाइज करें, फेल्योर के चांसेस उसमें बहुत कम होने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं तो ही रिस्क ले, या फिर यदि आपको लगता है कि ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकती तो आप करंटली जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें ही आप सोचें कि कैसे आप आगे जाके CMO बन सकते हैं, CEO बन सकते हैं। वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का ही विजन है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए स्टार्टअप शुरू करने से पहले। मेरे हिसाब से बहुत सारी कंपनियां ऐसी रही है जिनके आइडियाज़ जो है वो आइडियाज़ चुरा के लोग अपनी कंपनी शुरू करते हैं। आइडिया चुराना बुरी बात नहीं है, परंतु उस आइडिया में यदि आपका डिफरेंशिएटर नहीं है, आप उनसे अलग नहीं हो, तो फिर उस आइडिया का कोई उपयोग नहीं है, तो उसमें आपको डिमांड भी नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से पहले 5 कस्टमर्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी कस्टमर जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और वो आपके प्रमोटर्स बन जाते हैं। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग से कोई भी क्लाइंट्स नहीं हम ला सकते, हमारे क्लाइंट्स जो है वही हमारे प्रमोटर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं बांटना चाहता हूँ। दोस्तों कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, जो भी आप जहाँ भी स्टार्टअप करते हो, पहले 5 कस्टमर्स आपके ऐसे बनाना कि वो आप पर फ़िदा हो जाए और आपके काम से इतने प्रभावित हो जाए कि वो खुद आपके प्रोमोटर बन जाए, कि आगे आगे वो 5 लोग 25 तक ऐसे पहुंच जाए कि आपके दूसरे कस्टमर्स आपके पास दौड़ते हुए चले आएंगे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्टअप्स के बारे में बात करने जाए तो इतने सारे सवाल खड़े होते कि वो ख़त्म ही नहीं होने वाले। फिर भी आपके अंदर कोई सवाल हो या आपके मन में कुछ भी शंका आती है तो आप आपका सवाल कमेंट करिए और हम लोग ट्राई करेंगे, सर के थ्रू मैं आपके जवाब आंसर्स लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच हर्षल सर, आपने आपका टाइम निकाल कर हम सभी को दिया और इंस्पायर किया लोगों को और हम सभी को। थैंक्स टू द व्यूवर्स जिसने ये वीडियो देखा। और गाइस बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझनी है और एक स्टार्टअप सक्सेसफुल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो आज हमें सर ने बता दिया है। एक ही कहना चाहता हूँ कि 2 मिनट की जो शोहरत होती है उसके पीछे 12, 15, 16 घंटों की दिन में मेहनत होती है। तो मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए और फेम और ये सब चीज़ें जो है वो सेकेंडरी है। आइडिया अच्छा हो तो आगे सक्सेस ज़रूर मिलता है। एंड दूसरों के तानों के साथ में अच्छे से दोस्ती कर ले, क्योंकि ताने ही आगे जाके आपको मदद करेंगे आपके अंदर वो
आग को पैदा करने में। तो यही एक सजेशन रहेगा। एंड आई थैंक यू हृदय फॉर इंटरव्यूइंग दिस। आई होप आपका चैनल आगे जाके बड़ा चैनल बने। थैंक यू टू योर व्यूअर्स एज वेल। ऑल द बेस्ट। एंड आप सभी को फिर से एक बार 15 अगस्त के इस महान दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much for your wishes. Thank you everyone for watching this video.